नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है आप सभी का बीट द कंपटीशन पे। वीडियो हर बार की तरह आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ ऐसे सवालों को जिसके बारे में आपको पता होना उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना कि टीचिंग एप्टीट्यूड को समझना। तो आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड को थोड़ा-सा और डेप्थ तरीके से कुछ थ्योरीज़ के बारे में और उन थ्योरी से जुड़े हुए कुछ महान व्यक्तियों के बारे में भी जानेंगे और किस तरीके से उनके द्वारा दी गई थ्योरीज़ टीचिंग एप्टीट्यूड में हमारे नॉलेज को टीचर में और यहाँ पर स्टूडेंट में भी उनकी नॉलेज को एनहांस करती है, ये भी हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो अपनी बेहतर सुविधा के लिए आप बिल्कुल वीडियो को 1.5x पे करके देख सकते हैं और साथ में मैं बता दूं कि इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल हमारा बीट द कंपटीशन है, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं, पहले मैं इसके बारे में बात कर लेती हूँ, फिर मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी एक-एक करके सवालों को लेकर के और हर बार की तरह वही फॉर्मेट जो पिछली बार मैंने सवाल आपसे वीडियो में पूछा था उसको चर्चा करूंगी और साथ में यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, सवालों का फॉर्मेट्स क्या-क्या हो सकता है। तो ये भी हम जानेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, क्वेश्चंस का फॉर्मेट क्या-क्या बन सकता है और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन ऑफ द डे आखिर में मैं आपसे पूछूंगी उसको जरूर एक बार देखिएगा और जहां पर मैं स्टार मार्क करूंगी उन सवालों को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि वो एग्जामिनेशन पॉइंट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करते हैं आप सभी के लिए, आगे आप देख पा रहे होंगे। तो हर बार की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे मैं वो सवाल यहाँ पर डिस्कस करूंगी जो कि मैंने आपसे पिछली बार भी पूछा था और काफी सारे बच्चे यहाँ पर एप्रिसिएशन बिल्कुल यहाँ पर पाने के योग्य हैं क्योंकि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके जवाब देने का कष्ट कमेंट बॉक्स में किया है। तो सवाल था यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 आप देख पा रहे होंगे, हालांकि ऑलरेडी यहाँ पर 26 सीरीज में ऑलरेडी यहाँ पर करवा चुकी हूँ तो उसको भी आप देख सकते हैं। देखिए मैंने सवाल आपसे पिछली बार पूछा था कि विच क्वालिटी ऑफ द टीचर इज लाइक्ड बाय द मोस्ट बाय स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको ये बताया था कि सवाल को सुलझाने का या समझने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि कुछ ऐसे की फैक्टर्स की ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको कि आप पहले डिलीट करना ज्यादा जरूरी समझेंगे, जैसे कि पंक्चुअलिटी, इम्पार्शियलिटी, लव ऑफ डिसिप्लिन और हिज डोमिनेंस। तो इन्होंने पूछा है कि टीचर जो है के अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटी हो सकती है जिसको कि बच्चे पसंद करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर डोमिनेंस यानी किसी का प्रभुत्व बच्चे कभी भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो ये यहाँ पर वैसे भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, समय की पाबंदी होने से बहुत हद तक बच्चों को पसंद ना करने से बहुत मतलब होता नहीं है स्कूलों में। अनुशासन उनको बांधने का काम करेगी बजाय कि सिखाने का। तो निष्पक्षता यहाँ पर एक बेहतर चुनाव यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा क्योंकि जब तक अध्यापक निष्पक्ष नहीं होगा तब तक बच्चों को ये लगता रहता है कि भाई हमारे साथ जो है क्लास में भेदभाव हो रहा है। और निष्पक्षता कहीं ना कहीं आपको किसके साथ जोड़ती है, इंक्लूसिव एजुकेशन या कह सकते हैं कि ग्रोथ के साथ जोड़ती है, जहां पर बच्चा अपने आप की एक अलग इंपॉर्टेंस पहचान पाता है। जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा कि हम ये कोशिश करते हैं कि क्लासरूम में बच्चों का नाम लेकर के बुलाया जाए या फिर एबीसी बच्चा जो है उसको अप्रिशिएट किया जाए, या कोई ऐसा बच्चा है जो कि अपनी परफॉर्मेंस को बिलो एवरेज तक रख रहा है, तो वहां पर भी बच्चों से जो सवाल पूछे जाते हैं वो इस तरीके से पूछे जाएं कि उनको ये ना लगे कि उनको क्लास में बहुत इंसल्टिव फील हो रहा है। तो निष्पक्ष रहना, चाहे वो किसी भी एकेडमिक्स की बात हो, चाहे वो यहाँ पर खेल कूद की बात हो, ड्राइंग की बात हो, बच्चों के नॉलेज की बात हो, तो पार्शियलिटी ना करके इम्पार्शियल रहना, निष्पक्ष रहना जो बच्चों का एक बेहतर चुनाव अध्यापक को लेकर के हो सकता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर मार्क कर देती हूँ ये वाला, उनकी निष्पक्षता हमको पसंद आएगी, हिज इम्पार्शियलिटी विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे, सवाल को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईएमआरएस में बेसिकली हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसकी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स को लेकर के। तो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपर प्राइमरी स्कूलों की यहाँ पर बात हो रही है। कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम से सवाल आपके लिए पूछा जाएगा, स्टार मार्क कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान में रखिएगा। रचनावादी कक्षा, ठीक है, यह रचनावादी सोच क्या होती है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्लासरूम में अपर प्राइमरी स्कूल कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम वुड फोरसी द फॉलोइंग रोल ऑफ अ स्टूडेंट इन देयर ऑन असेसमेंट, यानी कि
एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की रचनावादी कक्षा में पूर्वाभास करेगी अपने स्वयं के मूल्यांकन में, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसके असेसमेंट के, ठीक है, इवैल्यूएट करने का छात्रों की निम्नलिखित भूमिका होती है, यानी कि बच्चा वहां पर क्या रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि भाई मार्क्स को लेकर के, मार्क्स जो बच्चा लेकर के यहाँ पर आएगा कि कितने मार्क्स उसको मिले हैं और उसकी कक्षा में जो उपलब्धि उसने ली है, हाउ मार्क्स वुड बी कोरिलेटेड टू द स्टूडेंट अचीवमेंट एंड द प्रेस्टिजियस इन द क्लासरूम, कि यहाँ पर मार्क्स किस तरीके से उसके जो विस्तृत दिशा निर्देश बनाए कक्षा में छात्रों की उपलब्धि और प्रतिष्ठा से संबंधित हो, कि भाई मैंने ज्यादा मार्क्स ले लिए तो मेरी यहाँ पर जो इमेज है वो ज्यादा ब्राइट हो गई, या यहाँ पर स्टूडेंट वुड बी द सोल डिटर्मिनेंट्स ऑफ देयर ऑन असेसमेंट, यानी छात्र अपने स्वयं के एकमात्र निर्धारक होंगे, यानी स्वयं का आकलन स्वयं से करेंगे। सी ऑप्शन कह रहा है कि वुड प्लान फॉर असेसमेंट विद द टीचर, ये योजना बनाएंगे कि अध्यापक ही उनका असेसमेंट करे, या फिर डी ऑप्शन कह रहा है कि डिनाइंग दैट असेसमेंट हैज द रोल इन अ टीचिंग लर्निंग, यानी कि मना कर देंगे कि असेसमेंट उनके लिए बेहतर भूमिका नहीं निभाता। तो डी ऑप्शन हट जाएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि आप सारा काम कर रहे हैं लेकिन अगर आप इवैल्यूएट नहीं कर रहे हैं, खुद का असेसमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। और असेसमेंट के द्वारा ही आप किसी बच्चे के जो है रोल को बेहतर समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने हर बार बोला है कि कोई बच्चा अगर 10 में से 4 नंबर मैथमेटिक्स में लेकर के आ रहा है और कभी टीचर ने उसका असेसमेंट किया नहीं है, तो उसके लिए काफी ज्यादा घातक सिद्ध हो सकता है कि यहाँ पर जब पेपर हो, फाइनल एग्जाम्स हो, तो बच्चा फेल हो जाए, क्योंकि पूरे साल टीचर ने चेक किया ही नहीं कि उसका असेसमेंट लेवल क्या हो सकता है। असेसमेंट यहाँ पर बिल्कुल 3 तरीके के होती है, एक यहाँ पर इनिशियल असेसमेंट होती है, एक यहाँ पर फॉर्मेटिव होती है, एक समेटिव होती है, और इसको हम कुल मिलाकर जोड़ते हैं सीसीई के साथ, जहां पर कंप्लीट आपका इनिशिएटिव, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट किया जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट यहाँ पर आपका हर हफ्ते में, हर 4 महीने में, यानी कि बारी बारी सार होता रहता है, जैसे यूनिट टेस्ट हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, क्विजेज हो गया, प्लेवे मेथड हो गया। और यहाँ पर अगर समेटिव की बात की जाए तो समेटिव का मतलब होता है जहां पर फाइनल एग्जाम्स को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा कि बी ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जहां पर बच्चे यहाँ पर खुद का असेसमेंट खुद से करें, यानी कि बच्चे को ये पता हो कि भाई वो स्वयं क्या कर रहा है। टीचर एक बार असेस करेगा, 2 बार असेस करेगा, चौथी बार हो सकता है कि टीचर का ध्यान उस तरफ नहीं जाए, तो बच्चों का ये सेल्फ ड्यूटी बनता है। अपर प्राइमरी क्लासेस की बात हो रही है कि वहां पर बच्चा खुद को इवेल्युएट करे कि अगर वो मैथ या साइंस में कम नंबर लेकर के आ रहा है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बाकी ऑप्शन जो है एक्यूरेट नहीं है, तो एक्सप्लेनेशन का मतलब है कि बहुत टाइम जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो डी तो वैसे हट गया बिकॉज नेगेटिव है, स्वयं से ही करेगा। ठीक है, मार्क्स डिसाइड नहीं कर सकते कि वो इंटेलिजेंट है, ब्राइट है। यहाँ पर प्लान वो टीचर हर बार उससे एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते भाई, क्योंकि असेसमेंट का मतलब सिर्फ यहाँ पर ये नहीं है कि उसका मार्क्स का असेसमेंट होगा, उसका बिहेवियर, एटीट्यूड, साइकोलॉजी, पर्सनालिटी, इन सब चीजों की जो जिम्मेदारी है वो टीचर अकेले नहीं उठा सकता, वाइस वर्सा जो असेसमेंट्स यहाँ पर किए जाते हैं। ठीक है, तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इन्होंने कंस्ट्रक्टिव की अगर हम बात करते हैं, जान लेते टर्म, मैंने कहा था कि भाई काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप इस पूरे शब्द को समझे, रचनावादी, ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, कंस्ट्रक्ट करना, किसी चीज को बनाना। अगर मैं आपको कहूँ कि भाई आपको कोई चीज कंस्ट्रक्ट करके लेकर के आनी है, बना करके लेके आनी है, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी बच्चे का जो मानसिक विकास है वो ज्यादा तेजी से होगा, क्योंकि किसी भी बच्चे का उसमें आइडिया बहुत ज्यादा इनपुट काम कर रहा है, उसके आइडिया जनरेट हो रहे हैं, वो अलग अलग चीजों के ऊपर काम कर रहा है, पेपर्स पढ़ रहा है, किताबें पढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसके आइडिया बेहतर निकल करके बाहर आएंगे। ठीक है, जहां पर विजम की बात होती है वहां पर होता है कंटिन्यूटी किसी चीज की, यानी कि किसी चीज का लगातार होते रहना। तो हम क्या बोलते हैं कि जितना बच्चे का माइंड कंस्ट्रक्टिव होगा, जैसे मैंने क्लास में पढ़ाया कि भाई अपर प्राइमरी में यहाँ पर भाई 16 का टेबल मैं लिख रही हूँ, 16 मल्टीप्लाई 16 32 हो गया। अब यहाँ पर मैंने बच्चे को बता दिया कि बेटा यहाँ पर 16 आप प्लस करते जाएंगे तो आपको जवाब यहाँ पर मिलता चला जाएगा। ऐसे में बच्चे का कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट काम करेगा कि वो मल्टीप्लाई कर रहा है, कि वो प्लस कर रहा है, ताकि वहां पर 16 का टेबल वो सही तरीके से लिख पा रहा है। और इसके द्वारा ये जान पाएगा कि हर एक टेबल को लिखने का और पढ़ने का और लर्न करने का जो तरीका होता है वो एक ही होता है, प्लस या फिर मल्टीप्लाई। राइट, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविज्म में फिलॉसफी और जॉन डीबी ने यहाँ पर प्रैग्मैटिज्म के बारे में बात की है। उनका ये मानना है कि किसी भी बच्चे का कंस्ट्रक्टिव विकास करने के लिए, रचनावादी बेहतर बनाने के लिए टीचर की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है,
और अगर आवश्यकता होती भी है तो एक सपोर्ट की हम बात करते हैं। बाकी बच्चा स्वयं लर्निंग बाय डूइंग से सीखता है, यानी करके काम को सीखता है, कंस्ट्रक्ट करके सीखता है, फ्री होके सीखता है, जहां पर उसको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल नॉलेज कहते हैं या एक्सपीरियंशियल नॉलेज के नाम से भी जानते हैं, जो आपके सिलेबस का पार्ट भी है, राइट। फिर हम बात करेंगे कॉग्निटिव थ्योरी की और रिसर्च की। तो कॉग्निटिव थ्योरी कहाँ पर ऐड होती है, कंस्ट्रक्टिविज्म कहाँ से डेवलप होगा, आपके दिमाग से। तो कॉग्निटिव कहता है कि जहां पर आपका दिमाग का और आपके शरीर का, आपके हाथों का, आपके पैरों का, दिमाग का, आपके आइडियाज का, सारी चीजों का जब यूज होना शुरू हो, वहां पर हम बात करते हैं कॉग्निटिविज्म की बात करते हैं, ठीक है। जहां पर हम दिमागी जितनी भी ज्यादा उसका प्रयोग कर पाते हैं, उसको हम कॉग्निटिव के नाम से जोड़ते हैं। और कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म कहीं ना कहीं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फिर हम बात करते हैं टीचर एंड अ टीचिंग स्ट्रैटेजी। भाई आपने सब करके देख लिया, लेकिन यहाँ पर जब तक टीचर का जो रणनीति है, स्ट्रैटेजी ही बच्चे के दिमाग को कंस्ट्रक्टिव नहीं बना रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। टीचर ने कभी पलट के सवाल पूछा ही नहीं। फिर हम कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म, डिसिप्लिन एंड द सोशल करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोसाइटी में भी बच्चा कंस्ट्रक्ट कर रहा है, डजंट मीन कि मार्क्स को या टेबल्स को या और अपने हर एक चीज को, वहां पर उसकी पर्सनैलिटी, उसकी साइकोलॉजी, उसका एथिकल वैल्यू डेली वो कंस्ट्रक्ट करके आ रहा है। जैसे कि मैंने हमेशा आपको बोला है, एक बस और कंडक्टर का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि छोटा बच्चा या कोई भी ऐसा 7 या 8 साल का बच्चा अगर बस में ट्रेवल कर रहा है और उसको ये पता है कि भाई सीटी बजने पर यहाँ पर बस रुकती है, इट मीन्स कि ही और शी इज समवेयर कंस्ट्रक्टिंग व्हाट द आइडिया, राइट। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में कि कंस्ट्रक्टिविज्म कैसे जोड़ पाता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट से। आपके बात करने का तरीका, आपको कब चुप रहना है, कब बोलना है, कब उठना है, कब बैठना है। इट मीन्स कि कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, डेवलपमेंट की बात की है ना, तो डेवलपमेंट क्या है, लाइफ लॉन्ग हो रही है। बट अगर मैं कहूँ कि ग्रोथ है, तो ग्रोथ क्या है, लिमिटेड है, कि बच्चा 18 साल की उम्र के बाद से नहीं बढ़ रहा है, 15 साल में किसी लड़की की ग्रोथ जो है वो रुक गई है, वो ग्रोथ है जो आपका रुक रहा है, कि आपके हाथ पैर उंगलियां एक टाइम तक ही बढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि भाई 60 साल की उम्र में भी आपकी उंगलियां बढ़ती चली जा रही हैं, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट व्हाट इज द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट है जो लाइफ लॉन्ग चल रहा है, कि बच्चा सीख रहा है। कई लोग 60 साल की उम्र में भी जाकर के ग्रेजुएशन करते हैं। इट मीन्स कि डेवलपमेंट इज व्हाट अ लाइफ लर्निंग प्रोसेस है, जहां पर आप हर रोज, हर घंटे, हर मिनट आइडियाज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैं पढ़ा भी रही हूँ, तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आइडियाज आप भी डेली बेसिस पे अपने टाइम टेबल को जोड़ पा रहे हैं और चीजों को पढ़ पा रहे होंगे। फिर हम बोलते हैं ब्रेन रिसर्च एंड कंस्ट्रक्टिविज्म, तो किससे जुड़ा, कंस्ट्रक्शन किससे जुड़ा, आइडियाज के साथ। आइडियाज कहाँ आते हैं, ब्रेन में आते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे, तो कंस्ट्रक्टिविज्म में बेहतर रोल प्ले करता है। कॉग्निटिव से सवाल पूछा जाएगा, कंस्ट्रक्टिविज्म इंपॉर्टेंट है, टीचर एंड टीचिंग स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है, और डेवलपमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जहां जहां मैंने स्टार मार्क किए हैं, इनको दोबारा से एक बार आप दोबारा खुद से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से सवाल दोबारा आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की स्लाइड में एक्सप्लेनेशन देने की। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर काफी सारे बच्चों को लग सकता है कि भाई मैं एक्सप्लेनेशन जो है बहुत ज्यादा देती हूँ, लेकिन देखिए मैं चाहूँ तो सवाल को केवल रीड करके आंसर भी आपको दे सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा ही समय बचेगा। लेकिन यहाँ पर मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि आप किसी भी सवाल को जो है अछूता समझे, ये ना समझे कि आपकी नॉलेज कंप्लीट नहीं है। क्योंकि आप अगर यहाँ से बच जाएंगे, और अगर आपने बहुत क्रैमिंग करके, पढ़ाई लिखाई करके अगर आप अध्यापक बन भी गए, तो आप क्लासरूम में लैग करेंगे, और वो आपके लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है प्रैक्टिकल नॉलेज डिलीवर करने के टाइम पे। इसलिए आपको बेसिक चीजों के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। सवाल नंबर 17 देखते हैं। कह रहे हैं कि अ टीचर इज अ मल्टीकल्चरल क्लासरूम, मतलब आप समझ पा रहे, बहु सांस्कृतिक की हम बात करते हैं। इससे आप एक शब्द और जोड़ पाएंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ, या डेमोक्रेटिक क्लासरूम का भी आजकल बहुत ज्यादा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया जाता है। करेंगे वुड इंश्योर दैट द असेसमेंट कंसिडर द फॉलोइंग। कह रहे कि बहु सांस्कृतिक कक्षा में एक शिक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि मूल्यांकन निम्नलिखित पर विचार करता है। भाई आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, और आपको अब यहाँ पर 30 बच्चे, कोई बंगाल से है, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई राजस्थान से, झारखंड से है। यहाँ पर हर एक कल्चर का एक बच्चा आपको मिल जाएगा। अब वैसे में आपके लिए ये जज करना मुश्किल है कि भाई आप कैसे इवेल्युएट करेंगे, क्योंकि आप तो एक ही चीज पढ़ा रहे हैं। तो क्या होगा, रिलायबिलिटी होगा, वैलिडिटी होगा, उसका असेसमेंट का टूल होगा। रिलायबिलिटी क्या है कि भाई मूल्यांकन के दो उपकरण हैं यहाँ पर, एक ट्रस्ट करना किसी चीज की, दूसरी वैधता। होता है ना, जैसे अगर मैं शुद्ध भाषा में समझाऊं कि मान लो आप कोई एक पैकेट नमक लेने गए हैं मार्केट में या दुकान में, या पेन खरीदने गए हैं, तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं कि भाई ये पेन आपके पास है, ये कितना रिलायबल, विश्वसनीय है,
कितने लोग इसको खरीदते हैं, कितने लोग इसको जो है यूज़ करते हैं, चलने में कैसा है। वैलिडिटी हमें ये बताता है कि भाई उसका एक्सपायरिंग डेट क्या है, ऐसा ना हो कि लिखते-लिखते इंक ही खत्म हो गई, गिरा तो पेन चला ही नहीं। तो ऐसे ही आपका असेसमेंट काम करता है, जो होता है फॉर्मेटिव, होता है समेटिव और होता है इनिशियल और फिर होता है सीसी। ठीक है? जिसको हम बोलते हैं कि जहाँ पर हम इवैल्यूएशन कंप्लीट करने की बात करते हैं। तो किसी बच्चे की विश्वसनीयता होना कि ये आगे चीज़ों को कर लेगा और वैलिडिटी होना कि आगे ग्रोथ डेवलपमेंट इसकी होनी ही होनी है। बी कह रहा है कि एक्सपेक्टेशन हो यहाँ पर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से बाय लर्निंग। ये पॉइंट काफ़ी हद तक अपने आप में उलझा-सा लग रहा है कि सीखने से स्कूल प्रशासन की अपेक्षाएँ। भई एडमिनिस्ट्रेशन का काम यहाँ पर स्टाफ को रखना, बिल्डिंग को साफ-सुथरा रखना, स्टाफ मेंबर्स को मेंटेन करना, ना कि लर्निंग कराना है। लर्निंग तो यहाँ पर टीचर कराएगा ना क्लासरूम में। स्टैंडर्डाइज़ेशन ऑफ द असेसमेंट टूल है, क्या किसी बच्चे को स्टैंडर्डाइज़ेशन को उसके मूल्यांकन का एक यहाँ पर कोई पैमाना है कि भैया मैंने उसका एफए ले लिया, उसका एसएस ले लिया। अब यहाँ पर बच्चा हर महीने 10 में से 4 नंबर लेके आ रहा है, तो क्या यहाँ पर संभवतः अगर बच्चा मैथ्स में वीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हर सब्जेक्ट में वीक है? इसका मतलब स्टैंडर्डाइज़ेशन क्या है? क्या असेसमेंट का कोई यहाँ पर मानकीकरण है? फिर हमने डी को कहा कि भई सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ हर स्टूडेंट, ठीक है? देयर होना चाहिए वहाँ पर वैसे। सोशल कल्चरल क्या कह रहा है कि छात्रों का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ, कोई बच्चा किस कल्चर से आ रहा है, किस सोसाइटी से आ रहा है, ये हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मल्टीकल्चरल है तो कहाँ से जुड़ा होगा? आपके सोसाइटी से, आपके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से बच्चा जुड़ा होगा, ताकि आप उसको एक इंक्लूसिव, एक समावेशी विकास यहाँ पर कर पाएँ। ठीक है? तो क्या होगा? मल्टीकल्चरल को डी ऑप्शन सही है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो मल्टीकल्चरल एजुकेशन होती क्या है? पहले वो जान लीजिए। ठीक है? मल्टीकल्चरल आए, डेमोक्रेटिक आए, इंक्लूसिव आए, मिला-जुला करके जवाब एक ही होता है। तो पहले डेफिनिशन को हम जान लेते हैं। कह रहे हैं कि मल्टीकल्चरल एजुकेशन स्ट्राइव टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड द वेरिएड हिस्ट्रीज, ट्रेडिशन, वैल्यू एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स। मैंने आपको हमेशा एक बात बोली है, क्लास में अगर 30 बच्चे बैठे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर 30 बच्चे बैठे हैं। 30 पर्सनैलिटीज़, 30 मॉरल जो है यहाँ पर मॉरल एटिकेट्स हैं, 30 एथिकल वैल्यूज़ बैठी हैं, 30 कल्चर हैं, 30 यहाँ पर ट्रेडिशंस हैं, 30 वैल्यूज़ हैं, 30 बच्चों की अलग-अलग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, 30 केस स्टडीज़ हैं, 30 एक्सपेरिएंशियल एक्टिविटीज़ हैं, 30 माइंड्स हैं, 30 बॉडीज़ हैं, 30 सोल्स हैं और 30 बिहेवियर हैं, 30 साइकोलॉजीज़ हैं। अब यहाँ पर कुछ भी आप प्लस कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप क्या सीख रहे हैं कि 30 बच्चे अगर आपस में पीयर इंटरेक्शन करते हैं ग्रुप में, तो 30 बच्चे एक-दूसरे के कल्चर के बारे में जान पाएँगे, उसकी रिस्पेक्ट कर पाएँगे और एजुकेशन का यहाँ पर एम क्या है कि हमारे अंदर यूनिटी, ब्रदरहुड और एम्पैथी का एक सिचुएशन, एक यहाँ पर वैल्यू इनकलकेट करना, पैदा करना। तो डेफिनेशन कहती है कि भाई नेशनल एसोसिएशन फॉर मल्टीकल्चरल एजुकेशन, जिसको हम नेम के नाम से जानते हैं, डेफिनेशन याद रखिएगा, हालांकि एग्जाम में नहीं पूछेगा बट फिर भी डिफाइंस अ मल्टीकल्चरल एजुकेशन। इसने बताया है कि भाई फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट बिल्ट ऑन द आइडियाज ऑफ द फ्रीडम, कि जितने ज्यादा बच्चे अपने आइडियाज को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, जैसे कि मान लो कि भाई कोई बच्चा यहाँ पर साउथ से है, ठीक है, कोई ओणम मनाता है, कोई यहाँ पर लोहड़ी मनाता है, कोई दीपावली मनाता है, कोई छठ मनाता है, तो यहाँ पर क्या है, फ्रीडम ऑफ आइडियाज यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। इक्वालिटी, इक्विटी जहाँ पर सहभागिता तय होती है और ह्यूमन डिग्निटी की हम यहाँ पर बात करते हैं, 2011 के हिसाब से इन्होंने डेफिनेशन दी है। क्लासरूम में अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो डाइवर्स कल्चर रिप्रेजेंटेशन टेक्स्ट के साथ कैसे हो सकता है, किताबों के साथ। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रही हूँ। कह रहे हैं कि किंडरगार्टन में जो टीचर्स होते हैं वो इंक्लूड करते हैं एग्जाम्पल्स को, इलस्ट्रेशंस होता है एग्जाम्पल्स ऑफ अ पीपल फ्रॉम अ डाइवर्स बैकग्राउंड, राइट। जैसे किताबें भी आप पढ़ते होंगे तो यहाँ पर आप देखते होंगे कि अलग अलग कल्चरल, जैसे कि आप ध्यान में होगा कि क्लास 3rd 4th 5th की अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट बुक देखेंगे तो भरमार होती है इमेजेस की, छोटी-छोटी स्टोरीज की, चाँद की, ट्रेन की, गार्डन की, बसों की, बहुत स्टोरीज होती है, पिकनिक डे की होती है। इट मीन्स कि कहीं न कहीं अलग-अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से एग्जाम्पल देने का काम किया जाता है। इंक्लूसिव नैरेटिव क्या है? यानी कि समावेशी विकास की अगर हम बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर जेमिन्सन यहाँ पर स्टूडेंट्स में कहीं न कहीं उनके हिसाब से इनका नाम लिया गया है इसलिए कि भाई उनका जो ड्रामा है, जो कोर्सेज़ हम पढ़ाते हैं, जो स्टोरी टेलिंग तरीका हम यूज़ करते हैं, प्ले वे मेथड जो हम यूज़ करते हैं, जहाँ पर बच्चे के अलग-अलग कस्टम, उनके अलग-अलग ट्रेडिशन जो हैं लाइवलीनेस के साथ रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे आप देखिए कि जैसे रामलीला होती है तो स्कूलों में बच्चे वो उस तरह के एक्ट करके आते हैं। कोई यहाँ पर फंक्शन होता है तो उनको एक थीम दी जाती है वैसे कपड़े पहनने की।
इट मीन्स कि देयर इज सम वेयर स्टूडेंट्स आर इनकलकेटिंग द कल्चर ऑफ अ डिफरेंट डाइवर्स कल्चरल रिप्रेजेंटेशन ग्रुप्स। ठीक है, बेनिफिट्स क्या है इनके, अगर मैं यहाँ पर नीड की बात करूं, सवाल अगर नीड से आता है, इंपॉर्टेंस से आता है तो भी बात एक ही है, कैरेक्टरिस्टिक से आता है तो भी अब बात एक ही है, सवाल को घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला क्या है कि भाई अगर आपकी क्लास में 30 डाइवर्सिटी है, कल्चरल चीजें हैं, तो इनकरेज होगा बच्चों के अंदर एक दूसरे को अपनाने का। दूसरा आएगा यहाँ पर कि भाई गिव सेवरल पर्सपेक्टिव टू द स्टूडेंट, बच्चे अलग अलग आइडियाज को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी, बच्चे बेहतर सोच पाएंगे, एक्सपोजर ले पाएंगे अलग अलग कल्चर संस्कृति का, अंडरस्टैंड कर पाएंगे कॉमन प्रॉब्लम्स को। ठीक है, कि भाई मेरी यहाँ ये समस्या तो तुम्हारे अंदर क्या समस्या होती है। इंटरनेशनल नेटवर्क्स को आप बिल्ड कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर केवल राष्ट्रीयकरण की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हम अंतरराष्ट्रीयकरण की भी बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल चीजों की भी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 को हम यहाँ पर देखेंगे। कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द वाइगॉस्की, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखिए वाइगॉस्की की अगर बात करते हैं, जिन बच्चों ने, हालांकि सभी ने एक बार दिया होगा सीटेट का पेपर, या फिर जो बच्चे साइकोलॉजी से या फिर बीएड एमएड से जुड़े हुए हैं, उन्होंने वाइगॉस्की का नाम न सुना, उसे संभव ही नहीं है। तो वाइगॉस्की से ये सवाल जो आपके सामने है, वैसे तो लगभग ये सवाल पूछा जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वाइगॉस्की का नाम लेकर ही सवाल आपसे पूछा जाए। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो आपसे हो सकता है कि सोशल, लैंग्वेज या कल्चर को जोड़ करके सवाल, जैसे यहाँ पर नजर आ रहा है, सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज, कल्चर, ये वाइगॉस्की के ही थीम लाइंस है, 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर इन्होंने बात की है। तो उसको लेकर के भी सवाल पूछा जा सकता है कि भाई भाषा कैसे आपको बेहतर बनाती है, कल्चर कैसे जोड़ करके रखती है, सोशल इंटरेक्शन कैसे होता है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम सवाल भी पढ़ देते हैं। वाइगॉस्की के टाइम पे कह रहे हैं कि भाई वाइगॉस्की ने ZPD के नाम से इसको जाना जाता है इन शॉर्ट। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी हम एक ऐसी जोन की बात कर रहे हैं जहां पर डेवलपमेंट होने की संभावना है। पहले यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल को डिफाइन करना। तो ZPD क्या है? ZPD कहता है कि जोन है यहाँ पर एक ऐसा जहां पर डीमार्किंग होती है, सपोर्ट जो क्या करता है, टीचर ऑफर करता है ना, आपको थोड़ा सा पुश करता है, क्या वो है। फिर हमने कहा कि गैप है बिटवीन दैट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विद असिस्टेंट, यानी कि बच्चा फ्री है कंप्लीटली, यहाँ पर उसके बीच का जो अंतर और सहायक है कि मैंने यहाँ पर बच्चे को फ्री कर दिया कि जाओ तुम सीखो, है ना। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि बच्चा यहाँ पर इन्वायरमेंट से सीख रहा है, अपने आसपास के नेचर से सीख रहा है। अब कहीं यहाँ पर आग जल रही है और छोटा बच्चा वहां पर जाने की कोशिश कर रहा है, आपने उसको 1 बार मना किया, 2 बार मना किया, 3 बार मना किया, चौथी बार आप वहां पर नहीं है इंसिडेंट पे और बच्चा जो है आग में गिरने की एकदम कगार पे है, अगर आपने उसको नहीं खींचा पीछे तो क्या होगा, लॉस होगा, बच्चा जल सकता है, उसको नुकसान हो सकता है। तो हम इस गैप की बात कर रहे हैं कि हमने बच्चे को फ्री तो छोड़ा, लेकिन क्या फ्री छोड़ने के बाद असिस्ट किया, कि हो सकता है कि अगर तुम यहां से इस बाउंड्री को क्रॉस करोगे तो तुम्हें नुकसान हो सकता है, राइट। तीसरा देखेंगे, ZPD का मतलब होता है कि अमाउंट एंड नेचर ऑफ अ सपोर्ट प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड टू अचीव हर पोटेंशियल, यानी हम उसको एक ऐसा अमाउंट दे रहे हैं, एक ऐसा हम उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कि बच्चा यहाँ पर किसी चीज को अचीव कर ले, कहाँ, अपने पोटेंशियल से। लेकिन जब पोटेंशियल है तो फिर अचीव करने की जरूरत क्या है, उसको तो खुद भी कर सकता है, तो टीचर की क्या जरूरत है, राइट। डी ऑप्शन कह रहा है कि व्हाट द चाइल्ड कैन डू ऑन हर ऑन विच कैन नॉट बी असिस्ट, मतलब बच्चा स्वयं क्या कर सकता है जिसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, यानी कि बच्चा जो कर रहा है वो ठीक है लेकिन हम उसका इवैल्यूएशन ही नहीं कर सकते, तो ऐसी लर्निंग का क्या फायदा। ठीक है, तो हम पहले इसका सही जवाब देख लेते हैं। देखिए, जब आप इसका राइट ऑप्शन देखेंगे तो इसका राइट ऑप्शन होगा ये वाला C, यानी कि आपने यहाँ पर C ऑप्शन सही रखा है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये C ऑप्शन सही है इसका। मतलब कि द अमाउंट एंड द नेचर, आपको एक इतना सा अमाउंट देना है, एक ऐसा नेचर देना है, एक ऐसा सपोर्ट देना है किसको, बच्चे को, जहां पर वो अपनी पोटेंशियल को अचीव कर ले। यानी कि बच्चे को ये तो पता है कि 2 + 2 क्या होता है 4, आपने बच्चे को सपोर्ट किया कि बेटा 4 में यहाँ पर और 4 ऐड करो तो कितना आएगा, बच्चे ने ऐड किया और 8 आ गया। इट मीन्स कि उसके अंदर पोटेंशियल किसका है, किसी चीज को ऐड करने का। ठीक है, उसको पता है कि ऐड और सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, माइनस प्लस कैसे होता है। लेकिन बच्चे, यहाँ पर टीचर का क्या काम है, थोड़ा सा सपोर्ट, एक ऐसा नेचर उसको दे दिया, है ना, कि देखो ये 4 पेड़ है, 4 पेड़ और गिनो कितना हो जाएगा, इट मीन्स 8 हो जाएगा। पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड को भी समझाऊंगी, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसके ऊपर बात कर रही हूँ। कहने की ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है क्या, है ना,
ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, ये वाली जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लर्नर कैन नॉट डू इवन विद असिस्टेंस, यहाँ पर एक ऐसा जोन है जहां पर बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता किसके बिना, टीचर के असिस्टेंट के बिना, है ना। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको आप चलना सिखाते हैं, जब तक कि आप उसको हाथ दोनों नहीं पकड़ेंगे वो नहीं चल पाएगा, ठीक है। या उसको भी छोड़ दे, कोई यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति जिसके दोनों पैरों में चोट लगी हुई है, ठीक है, वो नहीं उठ पा रहा है, अल्टीमेटली आप क्या करेंगे, आप उसको सपोर्ट करेंगे हाथ से, ठीक है, या वो किसी भी चीज का सपोर्ट लेगा, वो दीवार हो सकता है, वो बेड हो सकता है, वो चेयर हो सकती है, वो टेबल हो सकती है, इट मीन्स की सपोर्ट इज इम्पॉर्टेंट, उसके बिना वो नहीं सीख सकता, राइट। फिर हम इसकी बात करते हैं, फिर कह रहे हैं कि भाई टास्क ऐसा हो जहां पर लर्नर कैन डू विद असिस्टेंट, एक ऐसा टास्क है जहां पर लर्नर क्या कर रहा है, असिस्ट कर रहा है। यहाँ पर टीचर नहीं तो वो कुछ नहीं सीख पा रहा, इट मीन्स क्या कि यहाँ पर टीचर की इंपॉर्टेंस भी है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, सोसाइटी की इंपॉर्टेंस है, उसकी भी इंपॉर्टेंस उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जेडपीटी का मतलब होता है कि इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये जरूरी नहीं है कि भाई लर्निंग आपकी टीचर से ही हो रही है जिसके पास बीएड एमएड की डिग्री है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। लर्निंग आपकी कोई 5 साल का बच्चा भी करा सकता है, आपके पेरेंट्स भी करवा सकते हैं, कोई यहाँ पर एक ऐसा दीवार भी, पेड़ भी करवा सकता है जिससे कि आप चलना सीख सकते हैं बिना सहारे के। अब यहाँ पर इस पॉइंट को हम देखें तो कह रहे हैं कि टास्क दैट लर्नर कैन डू विद असिस्टेंट। अब यहाँ पर जैसे ही आपने उस लर्नर ने दीवार का या पेड़ का सपोर्ट लिया, या फिर टीचर ने बता दिया कि 2+2=4 होता है, तो 4 में तुम और ऐड करोगे तो 6 आ जाएगा, ऐसे ही तुम 6 में 2 ऐड करोगे तो 8 आ जाएगा। बच्चे ने सीख लिया कि यहाँ पर अगर मैं 8 में 2 ऐड करूंगा तो 10 आ जाएगा, 10 में 2 करूंगा तो 12 आ जाएगा। इट मीन्स कि बच्चा सीखना चाहता, बट हाउ, विद द असिस्टेंट ऑफ द टीचर। वो पेरेंट्स टीचर के माध्यम से, कोई भी हो सकता है, छोटा बड़ा, आपका भाई बहन माता पिता कोई भी। अब अगर इसकी तरफ चलते हैं तो ZBD कहता है कि भाई इस जोन में टास्क दैट लर्नर कैन डू विदाउट असिस्टेंट। अब यहाँ पर बच्चे का जो मेंटल एबिलिटी है वो बढ़ गया है ना, क्योंकि आपने उसको क्या कर दिया, ट्रेंड कर दिया, उसका दिमाग काम कर रहा है, वो चीजों को समझ पा रहा है, अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहा है। तो जैसे ही आपने उसको टास्क दिया, क्योंकि आपने क्या किया था, वो जो आपकी सेकेंड वाली ब्लू लाइन है, लाइट स्काई ब्लू लाइन, उसमें आपने उसको क्या बताया है कि 10+2 क्या है, 12 है, 12+2 क्या है, 14 है। अब बच्चा ये जान गया है कि उसको वो सीख सकता है विदाउट द असिस्टेंट ऑफ द टीचर। जिसके पैरों में चोट लगी है, आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पर कोई सामने कोई व्यक्ति होगा तभी वो खड़ा हो पाएगा, वो दीवार का सपोर्ट लेकर के, चेयर का सपोर्ट लेकर के, या अपनी जो है व्हील चेयर का सपोर्ट लेकर के भी कोशिश कर सकता है खड़े होने की। यानी कि आपने अब ये बता दिया बच्चे को कि जरूरी नहीं कि प्लस माइनस सिर्फ यहीं पर होगा, तुम यहाँ पर 2 के अलावा 4 भी प्लस कर सकते हो, कि अगर तुमने 12 में अगर 4 प्लस किया तो 16 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल 16 में 60 मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आ जाएगा। तो मतलब क्या है कि बच्चा सीख रहा है विदाउट एनी असिस्टेंट, ठीक है। तो ये है आपका ZPD, जो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा अब, राइट। अब इसके ऊपर चलते हैं, वाइगॉस्की ने थ्योरी किसकी दी है, इसको याद रखिएगा, सोशल कल्चरल थ्योरी ऑफ वाइगॉस्की, यानी सामाजिक और सांस्कृतिक जो थ्योरी है वाइगॉस्की की। तो 4 भागों में उनको बांटा गया है, किसको लेकर के, लर्नर को लेकर के। तो वो कहते हैं कि बच्चा जो है स्कूल के अलावा भी समाज से और संस्कृति से सीखता है। तो एम्फसाइज किसके ऊपर है, सोसाइटी और कल्चर के ऊपर, है ना, जो हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया। प्रोसेस क्या है, इंटरनेशनलाइजेशन, यानी अंतरराष्ट्रीयकरण करना है किसी चीज का, है ना, ताकि आप इजिली क्या पाए, एडजस्ट हो पाए। फॉर एग्जाम्पल भाई आपने हिंदुस्तान में 12 साल यहाँ पर दिए, अब 12 साल आपको अमेरिका और लंदन में देना है। तो ऐसे में अगर आपका सामाजिक और कल्चरल डाइवर्सिटी जितनी ज्यादा हो गया, उतनी इजिली आप वहां पर एडजस्ट हो पाएंगे, ठीक है, जो आपकी नॉलेज में क्या होगा, बढ़ावा करेगा। वाइगॉस्की कहते हैं कि इंटरडिपेंडेंस रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां बच्चे सोसाइटी से सीखते हैं, मेक देम फ्री, फ्री कर दो उनको। वही बस और कंडक्टर वाला यहाँ पर सवाल, कि अगर मैं बात करूं कि भाई 5 साल का 6 साल का बच्चा है और वो डेली बस में सफर कर रहा है अपने पेरेंट्स के साथ, वो देख रहा है कि जैसे ही यहाँ पर कंडक्टर अंकल ने सीटी बजाई, बस रुकी, क्या हुआ, लर्निंग हुई। फिर वही जान पा रहा है कि भाई रेड लाइट जैसे आई तो मेरे फादर ने ब्रेक लगा दी, इट मीन्स की रेड लाइट पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि रुकना होता है, ठीक है। जेब्रा लाइन के ऊपर जो लाइंस बनी है वहां पर चलना होता है, जैसे ही यहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स रुकेंगी। तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो रही है। वाइगॉस्की ने चौथे में कहा है कि सो लर्निंग एज अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस, क्या है, सीखना एक जुड़ी हुई, जहां पर आपका लर्निंग का, मैंने आपको ये सिखा दिया कि 2+2=4 होता है, तो आपका दिमागी विकास हुआ,
बिहेवियर का विकास हुआ, एथिकल वैल्यू बढ़ा, कॉग्निटिव वैल्यू बढ़ा, आपने अपने हाथों का, दिमाग का, पैरों का प्रयोग किया, जैसे भी किया, ठीक है? तो आपने यहाँ पर ये जाना कि भाई ये तो बहुत ईज़ी है, जितना ज़्यादा प्लस माइनस करते जाएँगे, आपके पास जो है नंबर्स आते चले जाएँगे। तो टुगेदर टू नेगोशिएट व्हाट? मीनिंग एंड कंस्ट्रक्ट द नॉलेज, यानी कि जितना ज़्यादा कोलैबोरेटिव जुड़ करके आप सीखेंगे, बिकॉज़ क्यों? सोसाइटी और कल्चर हमें क्या सिखाता है? डाइवर्सिटी, विभिन्नता। 30 बच्चे जब आपस में जुड़ जाएँगे तो क्या होगा? 30 आइडियाज़ जनरेट होंगे, 30 कल्चर, ठीक है? 30 ट्रेडिशन, 30 वैल्यूज़, 30 एथिक्स, 30 प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर्स। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को जो है यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए हमने एनईपी में और इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की है, इसीलिए हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव नॉलेज की बात की है, डाइवर्सिटी की बात की है, डेमोक्रेसी की बात की है और यहाँ पर हमने सोशल कल्चरल नॉलेज की भी बात यहाँ पर की है। वाइगॉस्की से एक स्टार मार्क कर रही हूँ। वाइगॉस्की से एक और सवाल पूछा जाता है, वो है स्कैफोल्डिंग का। इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, स्कैफोल्डिंग क्या होता है? हमने क्या पढ़ा अभी अभी? ज़ेडपीटी, ठीक है? तो ये क्या है हमारा? ये है हमारा ज़ेडपीटी जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। तो पहले में क्या था? स्कैफोल्डिंग का बेसिकली मतलब होता है एक थोड़ा-सा पुश करना किसी चीज़ को, सपोर्ट करना, ठीक है? एक अमाउंट में बच्चे के पोटेंशियल को बताना कि भाई तुम बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो, है ना? ये वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मोटिवेशन की जब हम बात करते हैं। तो पहले वाले में स्कैफोल्डिंग में, ठीक है, जैसे कि होता है कि भाई मैंने वही कहा कि बच्चे को पता है कि 2 + 2 क्या है? 4 है। अब यहाँ पर पुश किया कि बेटा 4 में 2 प्लस करो, 2 है, बच्चा 6 लिख रहा है, माफ़ कीजिए बच्चा 4 लिख रहा है अभी भी। तो आपने उसको समझाया कि जैसे यहाँ पर 1 लाइन मिलकर के 2 हो जाता है, वैसे यहाँ पर 3 लाइन मिलकर के 3 हो जाएगा। इट मीन्स क्या है कि आपने सपोर्ट किया। लेकिन कब? जब आपको लगा कि सपोर्ट की नीड है, जब तक कि बच्चा अपने पोटेंशियल्स को अचीव नहीं कर लेता, ठीक है? तो कैन नॉट डू, पहले में क्या कर रहा था ज़ेडपीडी में? नहीं कर पा रहा था, फिर कैसे कर पाया? हेल्प से कर पाया, ठीक है? इसमें क्या कर पाया? उसको अब हेल्प की नीड नहीं है, वो खुद से कर पा रहा है ना? तो ये जो कैन डू विद द हेल्प वाला जो ये वाला कैटेगरी है, ये इसको हम बोल रहे हैं स्कैफोल्डिंग। जहाँ पर बच्चा हेल्प लेकर के किसी काम को सपोर्ट लेकर के कर पा रहा है और यहाँ पर अब वो कोई भी काम जो है खुद से कर पा रहे, जैसे साइकिल चलाना। कई बार क्या होता है, यहाँ पर बच्चे को साइकिल चलाना बिल्कुल नहीं आता, पैडल मारना। यहाँ पर आपने बताया कि दोनों हैंडल्स पकड़ो, पैडल को मारना शुरू करो। स्कैफोल्डिंग क्या है? जो आपके साइकिल्स के दोनों तरफ टायर्स लगे रहते हैं सपोर्ट के लिए कि बच्चा गिरे ना यहाँ पर, ठीक है? छोटे बच्चों के लिए साइकिल्स पे जो हो, आई डोंट नो कि उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, एक सपोर्टिंग व्हील्स लगे रहती है, व्हील्स के अलावा जहाँ पर बच्चे को स्कैफोल्ड दिया जाता है कि वो गिरे ना, वही से स्कैफोल्डिंग आपकी लाइफ में हमेशा काम करती रहती है। जैसे हम बड़े होते हैं, अगर हम किसी प्रॉब्लम में हैं, किसी काम को हम नहीं कर पाते, तो पेरेंट्स हमें सजेशन देते हैं, टीचर सजेशन देते हैं कि भाई आप ये करो तो ये हो जाएगा। अब एग्जाम ये हमारा इसका आने वाला, तो हम बात करेंगे कि भाई क्या पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना। तो हम क्या एक सपोर्टिंग नेचर की तरह काम कर रहे हैं, बाकी हार्डवर्क आपका है। तो यहाँ पर कैन डू अलोन क्या है? अब बच्चे ने आपने बच्चे को बस पीछे से थोड़ा-सा सपोर्ट किया, यहाँ पर बच्चा खुद से पैडल जो है मार रहा है और साइकिल चला रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चे को कोशिश करते हैं साइकिल चलवाने की, हम उसको पकड़ते भी नहीं और उसको ये दिमाग में रहता है कि समवन इज़ सपोर्टिंग बिहाइंड मी, कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है मुझे। तो ऐसे में स्कैफोल्डिंग कैसे काम करता है कि बच्चे का माइंडसेट में ये दिमाग रहती है कि अगर मैं प्रॉब्लम में फँसूँगा तो टीचर इज़ हियर टू हेल्प मी ऑलवेज़, पेरेंट्स इज़ ऑलवेज़ हियर टू हेल्प मी। ठीक है? तो इस तरीके से उसको गिरने का डर नहीं रहता, फेल होने का डर नहीं रहता, इंसल्ट का डर नहीं रहता। तो उसका माइंडसेट क्या है कि इस चीज़ से ऑक्यूपाइड है कि दिक्कत और टेंशन वाली बात नहीं है, चिल रहना है, सीखते रहना है, जब गिरेंगे तो पेरेंट्स और टीचर सँभाल लेंगे, राइट? तो दिस इज़ द वे टू डू अ स्कैफोल्डिंग, यानी कि एक सपोर्टिव नेचर की हम यहाँ पर बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ऑप्शन दिखा दूँ जो स्कैफोल्डिंग और अदर डिफाइन कर रहा है, ये वाला। ठीक है? ये जो आप अमाउंट एंड नेचर सपोर्ट प्रोवाइडिंग टू द चाइल्ड टू अचीव हर पोटेंशियल, सवाल यहाँ से आएगा, मैं बार-बार बता रही हूँ, इम्पोर्टेंट है। चलिए, सवाल नंबर 20 को देखते हैं। कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्याजे थ्योरी, हमने vygotsky के बारे में बात की, प्याजे के बारे में बात ना हो तो थ्योरीज पूरी नहीं होती हैं। प्याजे कहते हैं कि भाई चिल्ड्रन लर्न बाय हाउ, प्याजे कहते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं? मेमोरी से सीखते हैं, है ना? मेमोरी की बात है, ये तो एक चीज़ जान लीजिए, मेमोरी जो होती है, वो सबसे ऊपरी भाग होता है, फिर होता है यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग, फिर होता है रिफ्लेक्शन। कमेंट करके बताइए कि मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्शन का थ्योरी किस-किसने दिया है? मेमोरी में जब आप कोई चीज़ स्टोर करते हैं, मतलब 1 1 इज़ इक्वल टू 2। अब अंडरस्टैंडिंग क्या है कि भाई 2 मल्टीप्लाई क्या है? 4, 4 मल्टीप्लाई 4 क्या है? 16, 16 मल्टीप्लाई 16 क्या है? 32। रिफ्लेक्शन क्या है? जब आप अपर हायर क्लासेस में जाकर के 10th 12th में जाकर के अब आप मैथमेटिक्स की बड़ी-बड़ी थ्योरम सॉल्व कर रहे हैं। आपको स्क्वायर रूट्स आते हैं बनाने, ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, ठीक है? ये सारी चीज़ें जब रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं।
पियाजे कहते हैं कि भाई स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करता है मोर एबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। स्कैफोल्डिंग तो वाइगोस्की का था, तो पियाजे का यहाँ पर क्या लेना देना है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो क्या है, मोर एबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, ज्यादा सोसाइटी में मेंबर्स को जो है सक्षम लोगों को जो है प्रोसेस करता है, बढ़ावा देता है। प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन, पियाजे कहते हैं कि अनुकूलन की प्रक्रिया, किसी चीज की एक्सेप्टेंस, हमने पढ़ा ना उसमें डाइवर्सिटी वाले क्वेश्चन में कि मल्टीकल्चरलिज्म में किस तरीके से अब एक्सेप्टेंस की भावना आपके अंदर आती है कि कोई बंगाली लड़का है, लड़की है, कोई पंजाबी लड़का है, लड़की है, तो आपके अंदर ये एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि भाई अगर हम किसी एबीसी वाले दिन अगर हम ईद मनाते हैं तो हम वहां पर दीपावली और दशहरा भी मनाने का जो है एक्सेप्टेंस रखते हैं। इट मीन व्हाट इज शोइंग, इट इज शोइंग अ डाइवर्सिटी। अनुकूलन सिर्फ यहीं से नहीं, आपके अप्रिसिएशन से भी आना चाहिए कि आप किसी भी जो है ट्रेडिशन से, किसी भी कल्चर से, किसी भी शहर गांव कहीं से भी आते हैं, आपके अंदर हर तरीके की जो है अच्छी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। उचित पुरस्कार दिए जाने वाले, उसके व्यवहार में बदलाव, तो ये काफी सब्जेक्टिव हो जाएगा। ये गुड बॉय बैड बॉय वाला है उसका उनका उस यहाँ पर आपका इशू जानने का कोई काम नहीं है, तो उसको हम लीव करते हैं। ठीक है, आंसर सी यहाँ पर आपका सही है, जिसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन, क्योंकि काफी पॉजिटिव है। पियाजे ने ये भी बात बोली है कि कोई बच्चा जो है किसी भी लर्निंग को वो तब तक नहीं सीख पाएगा जब तक अडेप्टेशन ना हो। उदाहरण के तौर पर, भाई मैंने आपको सब पढ़ा दिया लेकिन आपने खुद से कोई मेहनत नहीं की, मैंने कहा कि बेटा यहाँ पर स्टार मार्क कर रहे हो, ये सवाल आपका आएगा, है ना। ये बैड बॉय गुड बॉय वाला जो डेफिनेशन है वो ये आपके काम का नहीं है, ये सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या कहा, ठीक है, लेकिन आपने ये बात मानी नहीं, आपने अडेप्ट नहीं किया। मैंने आपको ये तो बता दिया कि 2+2 4 होता है, लेकिन आपने कभी 4+4 करके देखा ही नहीं, तो क्या है, प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन, आपने किया नहीं कभी। तो रिवॉर्ड देने से, मेमोरी में फिक्स होने से, स्कैफोल्डिंग देने से कोई फायदा नहीं, सपोर्ट करने से, दिमाग में रखने से, जब तक ये आप प्रैक्टिकली काम नहीं करेंगे। अडेप्टेशन का मतलब क्या है, व्हेन यू स्टार्ट टू एक्सेप्ट प्रोसेस एंड देन प्रैक्टिकलिटी इज इंपॉर्टेंट, कि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया बट प्रैक्टिकल तो करके देखा नहीं। तो यहाँ पर पियाजे ने थ्योरी दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। कॉग्निटिव कैसे जुड़ा है, आपके माइंड से, आपके लर्निंग से, आपके दिमाग की जो उपज है, आपकी आइडिया से, आपकी क्रिएटिविटी से, कंस्ट्रक्टिविज्म से। तो उन्होंने जो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग होता है, जो बच्चे होते हैं, उनकी लाइफ को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। सवाल यहाँ से कई बार डायरेक्टली आता है, ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। पहले स्टेज को इन्होंने बोला सेंसरी मोटर, यहाँ पर 2 साल तक का जो बच्चा होता है। 2 से 7 साल की जो है वो प्री ऑपरेशनल है। तीसरा है कंक्रीट है 7 से 12, फॉर्मल है यहाँ पर 12 साल के बाद के जो बच्चे होते हैं। तो सेंसरी मोटर क्या है, सेंसेस से जब हम सीखते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको कोई खिलौना तो हमेशा मुंह में डालने की कोशिश करते हैं, आपका हाथ पकड़ेंगे मुंह में डालने की कोशिश करेंगे। प्री ऑपरेशनल क्या है, यानी कि किसी चीज का प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले की बात है ना। आपने उसको क्यूब्स दे दिया, वो बना रहा है, बिगाड़ रहा है बार बार। कंक्रीट क्या है, कंक्रीट से समझो सीमेंट वाला कंक्रीट, जब नॉलेज पक्की हो जाए, है ना, कि नॉलेज पक्की हो जाएगी, भाई 2+2 तो होता ही 4 है, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये तो उसको तो बदला ही नहीं जा सकता। फॉर्मल ऑपरेशन क्या है, व्हेन यू स्टार्ट टू एडिंग मोर थिंग्स। एजुकेशन 2 तरह की है ना, फॉर्मल इनफॉर्मल। तो फॉर्मल क्या है, जब आप यहाँ पर बच्चा स्कूल में जाकर के 8 घंटे बिता रहे और 8 घंटे में कुछ सीख करके आ रहे, जो नॉलेज उसने ली कंक्रीट में कि 2+2 4 होता है, यहाँ पर उसको अप्लाई भी कर रहा है, उसको फॉर्मली यूज भी कर रहा है, बस में, अपने मैथ्स में, कैलकुलेशन में, बातचीत में, कि भाई देखो ये माउस 1 है, ये पेन 2 है, ये 4 है। इट मीन्स व्हाट, 12 साल के बाद के बच्चे अपने नॉलेज को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं, है ना, कि यहाँ पर आपने उसको ये बता दिया कि 1947 में क्या हुआ था, बट फॉर्मली 12 साल के बाद वो जान पाएगा कि 47 में आजादी के अलावा और भी बहुत चीजें हुई थी। ठीक है, तो पियाजे की थ्योरी को 4 भागों में बांटा गया है, इनके नाम याद रखिएगा, सेंसरी, देन प्री ऑपरेशनल, देन कंक्रीट, देन फॉर्मल। ठीक है, इसको समझ लेते हैं, पियाजे और वाइगोत्स्की की थ्योरी में क्या क्या अंतर होते हैं। पियाजे जो है वो कहते हैं कि अडेप्टेशन की बात की है, वाइगोत्स्की कहते हैं कि सोसाइटी और कल्चर इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, लर्नर के लिए, जहां पर बच्चा सोसाइटी से और कल्चर से ज्यादा सीखता है। और किससे सीखता है, लैंग्वेज से सीखता है, ध्यान रखिएगा चीज का। STL भी अगर आप याद रखेंगे तो भी आपको ध्यान में हो जाएगा, स्कूल से याद रखना, STL सोशल कल्चर और लैंग्वेज। ठीक है, पियाजे कहते हैं अडेप्टेशन, ठीक है, PA या AP, अडेप्टेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या है, अडेप्टेशन प्रोसेस ही तो है ये वाला। देखिए, बच्चा सेंसिस से पहले सीख रहा है, खिलौना इसके मुंह में है। फिर यहाँ पर प्री ऑपरेशनल में अब बच्चा यहाँ पर क्या कर पा रहा है, किसी न किसी चीज को कंप्लीटली सीख करके उसको अब छू पा रहा है, उसको जान पा रहा है, इसको नॉलेज को पक्का कर रहा है कि फूल होते हैं, फूल दिखते ही ऐसे हैं,
ठीक है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने यहाँ पर क्या जाना था, हमने यहाँ पर प्री ऑपरेशनल के बारे में जाना था जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए ये जानना कि किसी चीज़ का काम क्या है, ऑपरेशन क्या है। खिलौने से हम खेलते हैं, ठीक है, फूल से किसी चीज़ को डेकोरेट किया जाता है, पेन से लिखा जाता है तो क्लिक होता है माइंड में कि भाई अगर मैंने यहाँ पर नाइफ की बात की है, इट मीन्स की रिलेटेड विद द किचन। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द पेन, रिलेटेड विद द राइटिंग, रिलेटेड विद द एजुकेशन, रिलेटेड विद द नॉलेज, ठीक है। तो प्री ऑपरेशनल यहाँ पर क्या बताया, ऑपरेशंस क्या हैं। हमने फिर यहाँ पर इसको इसी को समझ लीजिए, प्री ऑपरेशनल की हम बात कर रहे हैं। फिर हमने कहा कि कंक्रीट कर लिया इस चीज को कि अब हम ये जान पा रहे हैं कि भाई एप्पल में या किसी ईटिंग हैबिट्स में क्या डिफरेंट होता है, हमें क्या खाना है, हमें क्या नहीं खाना। यहाँ पर सेंसेस से जब बच्चा सीख रहा था तो बच्चा हर एक चीज को मुंह में डाल रहा था, बिकॉज उसको नहीं पता था यहाँ पर जाने से पहले कि भाई यहाँ पर हमने क्या खाना और क्या नहीं खाना। उसको जो खिलाया जा रहा था वो उसको खा रहा था, ठीक है, जो उसको दिखाया जा रहा है उसको वो बस देख रहा है। बट इन 2 स्टेजेस में अब उसने अब ये करना, थर्ड में ये सीख लिया कि भाई क्या खाना है और क्या नहीं खाना होता लाइफ में, ठीक है। नंबर 4 में अब यहाँ पर फॉर्मली हम ये सीख पा रहे हैं, जहां पर बच्चे ने दिमाग में क्या कर लिया, आइडियाज को जनरेट कर लिया, सीख लिया कि हमने यहाँ पर तो ये जाना था कि 2 क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, 1 1 2 ही होता है। यहाँ पर हमने ये जाना कि 2 + 2 4 होता है, 4 + 4 8 होता है, 8 + 8 कितना 16 होता है। फॉर्मल में अब बच्चे ने ये जान लिया कि भाई 16 का स्क्वायर रूट क्या है, ठीक है, उसका पैरामीटर्स क्या हो सकता है, ठीक है, उसके रूट्स कैसे बनाया जाता है, डिवाइड कैसे होगा। तो फॉर्मली अपनी नॉलेज को एनहांस कर रहा है हर जगह पर, सोसाइटी में, कल्चर में, फैमिली में, ग्रुप में, एनीवेयर इन द पीयर ग्रुप्स, स्कूल में भी, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहते हैं, इनको देख लेते हैं। सवाल बनते कैसे मैं बता देती हूँ। सवाल आपका बनेगा रोल ऑफ लैंग्वेज से, सवाल आपका बनेगा डेवलपमेंट से, और कंस्ट्रक्टिविज्म से भी सवाल बन सकता है। ये तो यहाँ से तो बनेगा ही बनेगा, इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि भाई लिटिल एम्फसाइज, तो प्याजे साहब कहते हैं कि कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म होता है, यानी कि मान लो कोई बच्चा आइडिया जनरेट कर रहा है तो उसको 2 + 2 कैसे आएगा, क्लासरूम में बैठ करके। ये प्याजे का मानना है। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म से बात करते हैं कि दिमाग का जितना ज्यादा प्रयोग होगा, बच्चा अपने आइडियाज को उतना ज्यादा जो है निकाल करके बाहर लेकर के आएगा, कंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है। जैसे बिल्डिंग्स को बनाते हैं, इसको पता चल जाएगा कि भाई नीचे वाला टॉप फ्लोर पहले बनता है, ग्राउंड फ्लोर पहले बनता है। बट वाइगोस्की कहते हैं कि नहीं, कंस्ट्रक्टिव कॉग्निटिव नहीं, दिमाग नहीं चाहिए, माइंड नहीं चाहिए सीखने के लिए। क्या चाहिए, सोसाइटी। क्योंकि बच्चा कैसे सीखता है, अपनी फैमिली से। फैमिली क्या है, पार्ट ऑफ अ सोसाइटी। फैमिली क्या है, पार्ट ऑफ अ प्राइमरी जो है टूल ऑफ अ सोसाइटी, राइट। तो स्टेजेस क्या कहती है, पहली स्टेज पे हमने यहाँ पर पढ़ा कि प्याजे ने 4 स्टेजेस से लेकर के बच्चे की लाइफ को डिवाइड किया है। सेंसेस को, फिर हमने कहा प्री ऑपरेशनल, फिर हमने कहा कंक्रीट, फिर हमने कहा यहाँ पर लास्ट में फॉर्मल, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एम्फसाइज ऑन द स्टेजेस पे कि बच्चा स्टेजेस में सीखता है कि फर्स्ट स्टेज में सेंसस से उसको नहीं पता कि पेन को मुंह में डालना है, लेकिन कंक्रीट में जाकर के ये जान जाता है कि पेन जो है मुंह में डालने की चीज नहीं, लिखने की चीज होती है। बट यहाँ पर वाइगोस्की कहते हैं, जिन्होंने सोसाइटी कल्चर लैंग्वेज की बात की, वो कहते हैं कि भाई नो जनरल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी कि सीखने की, डेवलपमेंट की, ध्यान रखना, डेवलपमेंट जो लाइफ लॉन्ग हो रहे हैं। कहते हैं कि कोई स्टेज ही नहीं होती, बच्चा कभी भी सीख सकता है। वो बस में सीख ले, नदी के किनारे बैठ के सीख ले, अब टीवी से सीख ले, रिमोट से सीख ले, फोन से सीख ले, है ना। कोई जरूरी नहीं कि उसको यहाँ पर फिक्स करना है। की प्रोसेस इन द डेवलपमेंट एंड द लर्निंग, वो कहते हैं कि क्या की प्रोसेस है लर्निंग में, कहते हैं इक्विलिब्रेशन, आपका स्कीमा से सवाल आता है, अडेप्टेशन से सवाल, अडेप्ट करना, एसिमिलेट करना किसी चीज को, और अकोमोडेट करना, लेकर के चल आगे बढ़ना, ठीक है। ये काफी 2-3 इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते कि प्याजे का कौन सा इंपॉर्टेंट, अडेप्टेशन क्या, एसिमिलेशन क्या, अकोमोडेशन क्या, सवाल यहाँ से आता है, ठीक है। जहां पर स्कीमा की हम बात करते हैं, अडेप्टेशन की बात करते हैं, अडेप्ट करना, एसिमिलेट करना, अकोमोडेट करना। बट प्याजे कहते हैं कि जरूरी नहीं कि यहाँ पर भाई ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एक जोन होता है लर्निंग का, स्कैफोल्डिंग होती है, एक भाषा होती है, डायलॉग होता है जो कि कल्चर का टूल है सीखने का। रोल ऑफ लैंग्वेज में वाइगोस्की क्या कहते हैं, वाइगोस्की कहते हैं कि भाई भाषा जो है प्रोवाइड होती है एक लेवल पे, जिसको एगोसेंट्रिक स्पीच के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रही हूँ। यानी बच्चा भाषा सीखता है एक्सपीरियंस से, ठीक है। वाइगोस्की कहते हैं कि नहीं, लैंग्वेज ही सबसे ज्यादा रोल प्लेइंग नेचर है उसके विचारों को जो है थॉट प्रोसेस को चेंज करने में। जैसे उदाहरण के तौर पर आप सबको ध्यान में है कि भाई एनईपी में क्लास 5 तक के बच्चों को यहाँ पर फिक्स कर दिया गया कि रीजनल लैंग्वेज में ही उनको भाषा जो है, माफ कीजिए, शिक्षा दी जाएगी। क्यों दी जाएगी, क्योंकि उनके थॉट्स को क्या करना है, शेप अप करना है।
जितना ज़्यादा सिंपल शुद्ध भाषा में आप उसको समझाएँगे, पढ़ाएँगे, बच्चा अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को जोड़ पाएगा। अब मैं यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में ना पढ़ा करके जापानीज़ और जर्मन में पढ़ाना शुरू करूँ, तो क्या ये संभव है कि मैं आपको वो चीज़ बता पाऊँगी और अपने थॉट प्रोसेस को आप जोड़ पाएँगे? है ना? टीचिंग इम्प्लीकेशंस क्या हैं? पियाजे कहते हैं कि भई यहाँ पर सपोर्ट चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर देयर वर्ल्ड एंड डिस्कवर नॉलेज। वो कहते हैं कि भई बच्चे को और बेहतर जानने के लिए इम्पोर्टेंट है कि उसको सपोर्ट करें। जैसे छोटा बच्चा है यहाँ पर, जो इमेज मैंने यहाँ पर दिखाई है आपको, इस बच्चे को चलने के लिए सहारे की ज़रूरत है। वो ज़मीन का सहारा ले, आपका सहारा ले, किसी जो है जिसमें वो बच्चे बैठते हैं, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, उनका जो खेलने का होता है उसमें उनको डाल दो तो उसके सहारे वो चलते रहते हैं। तो या तो वो व्हील हो, ठीक है? तो उसकी बात ये कर रहे हैं और फिर ये कहते हैं कि डिस्कवर करने के लिए, नॉलेज के लिए उनको एक सपोर्ट इम्पोर्टेंट है। बट वाइगोस्की कहते हैं कि यहाँ पर टीचर का जो रोल है, वो काफ़ी हद तक एक लेवल तक लिमिटेड रहता है, उसके बाद बच्चा सीख लेता है। जैसे अगर मैं ये इमेज आपको दिखाऊँ जो वाइगोस्की की हमने बात की, कि यहाँ पर कैन डू अलोन, बच्चा तो अकेले कर रहा है। यहाँ पर सपोर्ट थी सिर्फ़ टीचर की, चाहे पेरेंट्स की, चाहे सोसाइटी, चाहे फैमिली की, चाहे उसके दोस्त, मित्र, भाई की, जिसकी भी। बट यहाँ पर उसको नीड नहीं है, ठीक है? यहाँ पर वो बिना टीचर के, बिना सोसाइटी, फैमिली के काम कर रहा है, ठीक है? क्योंकि उसने ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ तो जान लिया है, राइट? तो उसकी हम बात कर रहे हैं। सवाल नंबर 20 की तरफ चलेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। वाइगोस्की और पियाजे में देखिए डिफरेंशिएशन तो बहुत कम पूछेगा आपसे। कई बार जो मैंने आपको ये टर्म समझाई हैं, जब आपको पीडीएफ मिलेगी, तो सवाल आपको डायरेक्टली टर्मिनोलॉजी से पूछे जाते हैं। जैसे लैंग्वेज से कंस्ट्रक्टिविज़्म क्या है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट लर्निंग क्या है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। ओके, प्याजे साहब की इमेज भी स्क्रीन के ऊपर है। तो प्याजे साहब ये कह रहे हैं, दूसरा सवाल है कि देखिए प्रपोज़ किया है प्री ऑपरेशनल, ध्यान आया कुछ? हमने सेंसरी मोटर की बात की थी, प्री ऑपरेशनल की बात की थी, हमने फिर कंक्रीट की बात की थी, फिर हमने फॉर्मल की बात की थी। सेंसेस में बच्चा सेंसेस से सीख रहा है, हर चीज़ को मुँह में डाल रहा है। प्री ऑपरेशनल में उसने ये जान लिया कि भई फूल दिखता कैसा है, ठीक है? ऑपरेशनल एक सेट कर दिया कि हर एक चीज़ का अपना काम है, ठीक है? कुछ भी आ रहा है सामने उसको तोड़ रहा है, कुछ भी आ रहा है उसको गिरा रहा है, उसको पता ही नहीं कि उसने करना क्या है। कंक्रीट में अब उसको ये पता चल गया, कंक्रीट सीमेंट की तरह पक्का हो गया दिमाग में कि भाई क्या चीज़ को तोड़ना है, किस चीज़ को गिराना है, शरारत कितनी करनी है। जैसे कई बच्चों को पता होता है कि कुछ लेवल पर कि उसने जो काम किया वो तो गलत है, मार तो उसको पड़ने वाली है घर में, बट अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड इज़ एग्ज़ैक्टली कि हम उसको बच्चा जान करके छोड़ देते हैं। बट फॉर्मल में अब बच्चे ने ये फॉर्मली नॉलेज जो लेना शुरू कर दिया है। सवाल किसके ऊपर है? प्री ऑपरेशनल के ऊपर। चिल्ड्रन आर अनेबल टू कंजर्व व्हाट? कह रहा है कि भाई बच्चे ऐसा करने में असमर्थ हैं, संरक्षण करें कैसे? पहला, he attribute his inability to which one of the following factors? बच्चे कुछ करने में इनेबल होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना है? पहला, इनेबिलिटी होती है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग में। हाइपोथेटिक का मतलब क्या होता है? जहां पर आपको काल्पनिकता दे दी जाती है कि भाई जैसे हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, जैसे आप सुबह-सुबह उठे और आपके दिमाग, आपने बाहर खिड़की खोल के मौसम देखा एंड यू आर जस्ट स्टार्ट टू जजिंग कि आज तो मौसम बहुत ठंडा है, आज बारिश होने वाला है, आज तो मौसम बहुत गर्म है, आज धूप बहुत तेज है, आज तो बिल्कुल बारिश नहीं होगी, आज मैं जाऊँगा कैसे? कहीं आज जो है बच्चे कम ना आएँ, कहीं आज ऐसा ना हो कि मेरा ये वाला दोस्त क्लास में ना आए। तो क्या आपने कल्पनाएँ की, है ना? जैसे एग्ज़ाम अभी सामने आया नहीं है, बट वी आर इमेजिन एवरी डे, पेपर कब होगा, कहीं लेट ना हो, कहीं जल्दी ना हो, द 10 तरह की चीज़ें। पर्सनल टेबल क्या है आपका? तो पर्सनल टेबल में हम बात करते हैं व्यक्तिगत तालिका, यानी बंदे का अपना भी तो कुछ यहाँ पर एक मॉरल वैल्यू, एक आइडिया, थॉट प्रोसेस है। इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है? विचार का अपरिवर्तनीयता होना, थॉट। रिवर्स क्या है? किसी चीज़ का बदलते रहना, आइडियाज़ बदल रहे हैं। सेंसर्स में कुछ और था, प्री ऑपरेशनल में कुछ और था, कंक्रीट में कुछ और था। तो प्री ऑपरेशनल क्या है? जब आपके आइडियाज़ फिक्स हो गए, मैंने क्या कहा, यूनिवर्सल ट्रुथ बन गया। आपको पता है कि फूल क्या है? इज़ थिंकिंग विद द कंप्लीटली कंट्रीब्यूटिंग द डेकोरेशन। पेन इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू राइटिंग, ठीक है? लैक ऑफ हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन रीजनिंग। तो क्या प्री ऑपरेशनल में यहाँ पर उच्च स्तरीय अमूर्त तर्क का अभाव है? यानी कि क्या यहाँ पर हम हाई लेवल थिंकिंग नहीं कर सकते? सिंपली अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है? ये कह रहे हैं कि ये वाला जो ऑप्शन है आपका, थर्ड वाला, इसका कुछ लेना देना नहीं है इस पॉइंट का यहाँ पर। किसमें? प्री ऑपरेशनल में। क्योंकि प्री ऑपरेशनल में बच्चा रिवर्स तरीके से सोचता है बार-बार, ठीक है? जैसे किसी चीज़ को तोड़ना, बनाना, जोड़ना, ठीक है? कुछ भी ले आना, कुछ भी तोड़ देना, कहीं पे भी चला जाना।
ऐसे। लेकिन इरिवर्सिबिलिटी तो ऑफ थॉट क्या है, ये प्री ऑपरेशनल का पार्ट नहीं है। जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, मैंने हाँ ये बता भी दिया, सी ऑप्शन सही है आपका। जैसे प्री ऑपरेशनल की हम बात करें थे तो कह रहे कि प्री सेंसर्स में आप 2 साल तक का बच्चा क्या सीख सकता है, कोऑर्डिनेशन बिठाना सेंसेस के साथ, मोटर रिस्पॉन्स, हाथ पैर का, मोटर होता है फिजिकल रिस्पॉन्स, सेंसर क्यूरियोसिटी होना अबाउट द वर्ल्ड, लैंग्वेज को लेकर के सीखना, धीरे धीरे बोलना शुरू करता है, अपने पेरेंट्स का नाम, भाई बहन का नाम, पानी को कुछ और बोलना, खाने को कुछ और बोलना, इस तरीके से। प्री ऑपरेशनल क्या है, 2 से 7 तक का, 7 साल का बच्चा क्या सीख रहा है, सिंबॉलिक थिंकिंग, चीजों को देख करके सीख रहा है, मैंने पेन दिखाया वो बोलेगा पेन है, यूज ऑफ अ प्रॉपर सिंटेक्स ऑफ अ ग्रामर टू एक्सप्रेस द कॉन्सेप्ट्स, एक पर्टिकुलर वोकेबलरी उसको आ गई है, बोलना, भाषा सीख गया है वो, इमेजिनेशन बढ़ गया है, इंट्यूशन कर रहा है, सीख रहा है, बैठे बैठे आइडियाज को जो जनरेट कर रहा है, उसको स्पाइडरमैन ही बनना है, ठीक है। बट कॉम्प्लेक्स अब्स्ट्रैक्ट थॉट्स आर स्टिल डिफिकल्ट, लेकिन एक मिनट, लेकिन अभी भी क्या है कि डिफिकल्ट आइडियाज को नहीं जनरेट कर पा रहा वो, यहाँ तो ये जान गया कि 2+2 4 होता है, लेकिन यहाँ पर वो 16 × 16 नहीं कर पा रहा अभी भी, उसको दिक्कत आ रही है, बट वो सीख जाएगा, लेकिन उसको कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा लग रहा है, ज्यादा नहीं लग रहा है। कंजर्वेशन इज डेवलप्ड, कंजर्वेशन क्या है कि उसके अंदर कंजर्वेटिव जो चीजें हैं, थॉट्स हैं, वो डेवलप हो रही हैं, राइट। तो ये आपको जानना है। कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि भाई क्वांटिटी, अंडरस्टूड, इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट किस में आता है, तो ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल में आते हैं, फॉर्मल में आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे फॉर्मल में सीखता है थ्योरेटिकल, ठीक है, हाइपोथेटिकल, कॉन्सेप्चुअल, इसकी हम बात करते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को बनाना सीखना, ऐसे राइटिंग करना, ये सारी चीजें, ओके। मानसिक विकास की अवस्था, ये हिंदी में मैंने दिया है तो हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, जीन पियाजे का। संवेदीगात्मक, पूर्व क्रियात्मक, मूर्त क्रियात्मक, औपचारिक क्रियात्मक। मूर्त मतलब फिक्स हो गया, कुछ चीज नहीं बदल सकती अब। सेंसरी, सेंसेस से सीखता है, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। ये कई बार थोड़ा आगे पीछे होता है, यहाँ पर कई बार 12 भी दिया होता है, यहाँ पे 12 के बाद, तो थोड़ा सा जो भी ऑप्शन में होगा उसको आप चूज कर सकते हैं। ये हिंदी में देखिए, संवेदी प्रेरक, ठीक है, 11 से 15 तक का होता है, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। तो क्या है, यहाँ पर अनुभव से सीख रहा है, ठीक है। वस्तु के स्थायित्व, जो उसको पता है कि भाई फूल की जगह क्या है, गमलों में है या खेतों में है। बच्चा मूर्त है, फिक्स कर चुका, अभी जान पा रहा है कि उसकी नॉलेज फिक्स है, 2+2 4 होता है, 16 × 16 32 होता है। 11-15 के वर्ष में बच्चे अब यहाँ पर अब अपने हाइपोथेटिकल नॉलेज को, अपने आइडियाज को, अलग अलग क्रिटिकल थिंकिंग को लेकर के आते हैं, सही गलत के बारे में जान पाते हैं, फैक्ट्स के बारे में जान पाते हैं। ये मैंने स्लाइड इसलिए लगाई है ताकि आपको दिक्कत ना आए, हालांकि मैं इसको पूरा बता भी चुकी हूँ। प्याजे के हिसाब से इन्होंने बात की है कंस्ट्रक्टिविज्म। प्याजे कहते हैं दिमाग से बच्चा सीखेगा, वाइगॉस्की कहते हैं कि सोशल समाज से सीखेगा, ठीक है, स्टेजेस से सीखेगा यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने 4 भागों में इसको बांटा है, ठीक है, सेंसेस, प्री ऑपरेशनल, देन यहाँ पर कंक्रीट, देन फॉर्मल। और ये कहते हैं कि स्टेजेस की जरूरत नहीं है सीखने की। इन्होंने कहा कि एसिमिलेशन, मिलना जुलना, एडेप्टेशन इंपॉर्टेंट है, किसी चीज का एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट है, अगर बच्चा एक्सेप्ट नहीं करेगा तो क्या सीखेगा। वाइगॉस्की कहते हैं जरूरत ही नहीं है, उसको एक जोन दे दो, बच्चा जब सीखेगा तो सीखेगा, नहीं सीखेगा थोड़ा सपोर्ट कर दो। मिनिमल क्या है, लैंग्वेज की बात करते हैं, यहाँ पर कहते हैं कि लैंग्वेज थॉट देती है, रीजनल। टीचिंग इम्प्लीकेशन कहते हैं कि बच्चे को नीड रहेगी, प्याजे कहते हैं कि भाई बहुत जरूरत है बच्चे की, सॉरी टीचर की, बच्चे के लिए। ये कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बच्चा सीख ले, नहीं तो कहीं भी सीख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 21 क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। सिलेबस इज द बेस्ट डिफाइंड एज व्हाट, कहते हैं कि डिटेल्ड एंड ऑपरेशनल स्टेटमेंट है टीचर एंड लर्निंग का। सिलेबस क्या है भाई, सिलेबस है आपके हाथ में, ये सिलेबस है मेरे हाथ में 2 पेज का, ये क्या डिफाइन करता है आपको, आपके हाथ में जो सिलेबस है, या हमारे इसका DSSB का, KBS का, किसी भी चीज का, वो क्या बताता है, राइट। इंटीग्रेशन है, सीरीज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। फिलोसफिकल, सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स बताता है, या सिलेबस बताता है कि भाई लिसन क्या करना है, टीचिंग लर्निंग में प्रोसेस क्या यूज करना है। तो सिलेबस हमें क्या बताता है, सिलेबस हमें बताता है ऑपरेशनल स्टेटमेंट, भाई ऑपरेशन क्या करना है आपको, ठीक है। आपके सामने ये सिलेबस रख दिया और बोल दिया ये पढ़ना है। अब आपको ये पता है कि इसको आप पढ़ करके पेपर निकाल लेंगे। दुख की बात ये रहती है कि हम सब पढ़ते हैं पर ये नहीं पढ़ते कभी, तो हम क्या कहते हैं, ऑपरेशन में हम फेल हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली आपको किसी भी चीज को, स्टेटमेंट को समझने में दिक्कत आएगी ही आएगी। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि सब पढ़ो, सिलेबस को दिन में 2 बार देखो, ठीक है। लर्निंग प्रोसेस तभी संभव है ना अगर आप प्रोसेस कर पाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी फैक्टर का कुछ लेना देना नहीं है, लर्निंग प्रोसेस का कुछ मतलब नहीं है कि अगर आपने ऑपरेशन ठीक से नहीं किए। ऑपरेशन क्या है, जैसे कि सिंपल सा समझो भाई, ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन शब्द किससे जुड़ता है, डॉक्टर के साथ जुड़ता है। डॉक्टर जब तक उसके, कोई डॉक्टर यहाँ पर हार्ट का स्पेशलिस्ट है,
है ना, और आप यहाँ पर ऑपरेशन स्टमक का कर रहे हैं, तो क्या होगा, पेशेंट की डेथ होना तो यहाँ पर क्या है, होगी ही होगी अल्टीमेटली। वैसे ही यहाँ पर आपने सिलेबस को देखा नहीं ऑपरेशंस के टाइम पर, अपने पढ़ाई लिखाई के टाइम पे, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि यहाँ से भटकेंगे तो आप कुछ भी पढ़ेंगे, तो कुछ भी पढ़ेंगे तो पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। ठीक है, की डिफरेंस क्या है, सिलेबस इज मोर डिटेल्ड एंड ऑपरेशनल स्टेटमेंट है टीचर और लर्निंग का, जहां पर टीचर को पता है कि मुझे लर्नर को पढ़ाना क्या है, एलिमेंट देता है, ट्रांसलेट करता है, फिलोसफी बताता है, करिकुलम, किताब क्या लेनी है, कब पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना है, किस पीरियड में क्या पढ़ाया जाएगा, कितना पढ़ना है। ठीक है, प्लान स्टेप्स हैं कि भाई आज हम ये पढ़ेंगे, कल हम ये पढ़ेंगे, चौथे दिन हम ये पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसके माध्यम से, सिलेबस के माध्यम से, कि मेरे इस सिलेबस को खत्म करने का, ऑपरेशन करने का ये ऑब्जेक्टिव है। मैं टेस्ट सीरीज लगाऊंगा, फिर मैं उसको रीडिंग करूंगा, फिर मैं प्रैक्टिस करूंगा, फिर मैं प्रैक्टिस करूंगा, फिर मैं टेस्ट सीरीज लगाऊंगा। सवाल नंबर 22 देखते हैं। ठीक है, मैक्सिमाइज ऑफ टीचिंग्स की हम बात करते हैं, सवाल इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स ऑफ टीचिंग का एक आपका टॉपिक अलग से पूछा है टीचिंग एप्टीट्यूड में, सवाल वहां से बन सकता है। कह कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड, कैसे, उसमें क्या नहीं आता, पहला अननोन टू नॉन, ठीक है, यानी कि पता है ना होने से ना पता होने तक। एनालाइज टू सिंथेसाइज, मतलब विश्लेषण से संश्लेषण, किसी चीज का एनालिसिस होना और उसका सिंथेसिस होना। फिर हम कहते हैं जनरल टू पर्टिकुलर, एक जर्नल चीज है कि दुनिया है, पर दुनिया में कितने लोग धरती पर रहते हैं उसकी बात करना। कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, यानी एक चीज फिक्स है 2+2=4 है, अब्स्ट्रैक्ट क्या है, जो यहाँ पर आप बच्चे को तर्क वितर्क की हम बात करते हैं, ठोस से सार तक पढ़ाना, कि अब यहाँ पर बच्चा 4+4+4 का यहाँ पर क्या कर रहा है, मल्टीपल तरीके से यूज कर रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हालांकि आपका सही है कि यहाँ पर मैक्सिमाइज ऑफ टीचिंग में हम क्या नहीं ऐड कर सकते, जर्नल टू पर्टिकुलर, सी सही है आपका। ठीक है, शिक्षण के सूत्र हैं, यहाँ पर पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ज्ञात से ज्ञात की ओर, नॉन टू अननोन, सिंपल टू डिफिकल्ट, जो पहले आप क्या बताएंगे बच्चे को, जो क्योंकि हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, नॉन टू अननोन पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पर नहीं, नॉन टू अननोन की हम बात करते हैं कि पहले जो उसको पता है वहां से फिर हम उसको बाकी बताएंगे। अब करते हैं ना क्लास में जाके चेक पहले बच्चे को कि भाई बताओ यहाँ पर 1857 की लड़ाई कब हुई, 1857 का जो लड़ाई था उसके पीछे रीजंस क्या थे। पहले सिंपल चीज पढ़ाओ तब डिफिकल्ट पढ़ाओगे, कंक्रीट पढ़ाओगे तब स्टैट पढ़ाओगे, पहले आप होल पढ़ाओगे ना, फिर यहाँ पर आप अर्थ पढ़ाओगे, फिर प्लैनेट्स के बारे में पढ़ाओगे। पहले आप स्पेसिफिक पढ़ाओगे, फिर क्या पढ़ाओगे, जनरल पढ़ाओगे, और हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, जनरल टू पर्टिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही है, ये सही, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज क्या होता है, पहले आप पर्टिकुलर पढ़ाएंगे ना किसी बच्चे को कि भाई 2+2=4 होता है, कि उसको पहले आप यहाँ पर 16×16=32 पढ़ाना शुरू कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, स्पेसिफिक टू जनरल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट टू डेफिनेट, सॉरी इनडेफिनेट टू डेफिनेट, कि पहले जो फिक्स नहीं है फिर वो फिक्स है। इंडक्टिव टू डिडक्टिंग, जब हम यहाँ पर बात करें आगमन से निगमन की ओर। एम्पेरिकल टू रैशनल, प्रैक्टिकल नॉलेज से रैशनैलिटी की ओर, कि बच्चा क्रिटिकली सोच रहा है। साइकोलॉजी टू लॉजिकल, कि पहले दिमाग साइकोलॉजी का अपना यूज किया, फिर लॉजिकल तरीके से सोचा। एम्पेरिकल टू रैशनल, अगेन एक्सपेरिमेंटल से हम बात करते हैं ये रैशनलिज्म की तरफ। 23 को देखेंगे, सवाल कह रहे हैं कि स्टूडेंट शुड बी टॉट डेफिनेट थिंग्स फ्रॉम फर्स्ट बिकॉज, कह रहे हैं कि डेफिनेट, यही बात है ना, यहाँ पर देखिए क्या है, डेफिनेट, इनडेफिनेट से डेफिनेट की तरफ, यानी किसी चीज का पहले पता ही नहीं कि उसका डेफिनेशन क्या है और उसको आप इनडेफिनेट चीजें पढ़ा रहे हैं। तो क्या है यहाँ पर फर्स्ट क्या होगा कि डिफिकल्टी आएगी स्टार्ट करने में इनडेफिनेट थिंग्स को टीचर्स के लिए। पार्ट्स होगा फेथ ऑफ द लर्नर, टीचर कैन इजिली क्लैरिफाई द डाउट्स, और चौथा है कि शिक्षण से यह पद्धति चर्चा को प्रोत्साहित करते हैं, कि बच्चे डिस्कस ज्यादा करते हैं। अब मैंने आपको बता दिया डेफिनेट क्या है कि 47 में हिंदुस्तान आजाद हुआ था, है ना। अब यहाँ पर आप अलग अलग चीजों को तर्क लगाएंगे, अच्छा ये कारण था, ये कारण था, कितने लोगों ने पार्टिसिपेशन किया, यहाँ तक पहुंचने के लिए कितने लंबे तक लड़ाई की, कौन कौन लोगों ने पार्टिसिपेशन किया, ये सारी चीजें। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि टीचर कैन इजिली क्लैरिफाई द डाउट्स, क्योंकि बच्चे यहाँ पर चर्चा करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि 2+2 क्या है, 4 है। तो यहाँ पर 4×4 जब आप यहाँ पर 16 पढ़ाएंगे, 16×16 32 पढ़ाएंगे, तो बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, मैंने दोबारा इसका यूज किया है। यहाँ से सवाल डायरेक्टली आपसे पूछेगा, ये पूछेगा नॉन टू अननोन से, और इंडक्टिव से डिडक्टिव कहा गया, ये वाला पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हालांकि सारे इंपॉर्टेंट है बट ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि जो आपका ऑब्जर्वेशनल है, यहाँ पर क्वेश्चन पहले पूछना
ठीक है, पहले आप साइंटिफिक मेथड्स में क्या करेंगे, यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। ये क्लैरिफाई ऑफ द डाउट्स नहीं होगा, यहाँ पर हम बात करेंगे इम्पार्ट्स फेथ टू द लर्नर्स, ये बी ऑप्शन सही है हमारा, क्योंकि डाउट्स तो यहाँ पर हम डेफिनेट टू इनडेफिनेट में बात नहीं कर सकते, डिडक्टिव टू इंडक्टिव में होगा। फेथ ऑफ लर्नर्स को हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे कि बच्चे चर्चा का विषय यहाँ पर क्रिएट करें, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन, एक मिनट यहाँ से मैं इसको हटा देती हूँ, बी आएगा। ऑब्जर्वेशन क्वेश्चंस, रिसर्च टॉपिक एरिया, हाइपोथेसिस कल्पना करना, टेक्स्ट विद एक्सपेरिमेंट, एनालिसिस करना डाटा को, रिपोर्ट करना कंक्लूजन, फिर ऑब्जर्व करना क्वेश्चंस को लेकर के आगे बढ़ना। 24वां कह रहा है कि भाई कंजक्शन एंड प्रपोजिशन इन द स्टेटमेंट क्या है, मेक्स इट इवन कॉम्प्लिकेटेड एंड ऑब्सक्योर करना, हेल्प करना या फिर डेकोरेट करना, सेंटेंसेस को फॉर्म करना, इंडिकेटिव कॉजेज को यहाँ पर चूज करना या फिर यहाँ पर इफेक्टिव तरीके से सीक्वेंसेस को मेंटेन करना, ठीक है। तो आप जब इस पूरे के पूरे क्वेश्चंस को देखेंगे कि पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पर कहना क्या चाहता है, तो आप ये काफी हद तक जान पाएंगे कि जो इनके ऑब्सक्योर है, कंजक्शन प्रपोजिशन क्या करता है, किसी चीज को ऐड करता है, जोड़ता है ना, ऐड ऑन करने का काम करता है। तो सही क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी, ये वाला। कॉजेज एंड, एक मिनट, कॉजेज एंड इफेक्ट के मेंटेन करता है सीक्वेंसेस को लेकर के, कंजक्शन और प्रपोजिशन। जैसे आप देखें कंजक्शन और प्रपोजिशन, प्रपोजिशन क्या है, कनेक्ट करता है नाउन और प्रोनाउन को, ठीक है, और टू क्लॉज और फ्रेजेस को। एग्जाम्पल जैसे इंक्लूड करना, इन, एट, ऑफ, ओवर, बट, बिहाइंड, ओवर, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ कि द बुक इज ऑन द टेबल, मैंने क्या कहा, द बुक इज द टेबल, तो ये क्या है, खाली है, ये क्या है, यहाँ पर ऑन लग जाएगा तो क्या है, सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है पूरा का पूरा। इंक्लूड सिंस बट बिकॉज थॉट वेन एवर, ठीक है। 25वें को देखेंगे, एन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इंक्लूड क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस देना, इंस्ट्रक्शन देना किसी चीज को, कौन देगा, टीचर देगा, किसको देगा, स्टूडेंट को देगा, राइट। तो रिटेंशन एंड रिकॉल किससे जुड़ा है, मेमोरी से जुड़ा हुआ है। टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन, जहां पर हम किसकी बात करते हैं, किसी चीज का जो है रिमेम्बरेंस, एनालिसिस, एनालिटिक्स, क्रिएटिव इवेल्युएशन, ठीक है। या बिहेवियरल आउटकम, बच्चे का साइकोलॉजी कैसे काम कर रहा है, या ऑल ऑफ द अबव। जब आप इस पूरे पूरे क्वेश्चंस को देखेंगे तो यहाँ पर बिहेवियरल आउटकम आपका सही हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया कि बेटा इस स्लाइड को पूरा पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे उतना आपके बिहेवियर में चेंज होगा। जैसे आर्मीज में क्या होता है कि 50-100 सैनिक होते हैं, एक कमांडर या कैप्टन होता है जो उनको कमांड्स देता है इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब ठीक है, फॉलो मी, ये काम करना है, ये नहीं करना, और उसपे वो स्ट्रिक्ट रहते हैं। इट मीन्स कि एक बिंग टाइम के बाद उनके माइंड की कंडीशनिंग हो जाती है कि भाई हमारे जो कमांडो है या हमारे जो सीनियर्स हमने जो बोला गया है उसको तो हमें करना ही करना है, ठीक है। तो बिहेवियरल आउटकम यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप देख भी पा रहे होंगे, ऑब्जेक्टिव्स, डिजायर्ड आउटकम्स ऑफ द लर्निंग, पर्पस क्या है हमारा क्या है, इंस्ट्रक्शन मतलब बिहेवियर में चेंज हो रहा है जो हमें डिजायरेबल चाहिए ताकि बच्चा हमारी बात को माने। हमने क्या कहा, हाथ नहीं खड़ा करना है, कम बोलना है, झूठ नहीं बोलना, तो आप क्या दे रहे हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। बिहेवियर में चेंज आ रहा है, एक टाइम के बाद वो कंप्लीटली झूठ बोलना बंद कर देता है। डिफाइनिंग द इंटेंट्स ऑफ द एजुकेशनल प्लान, प्लान स्टेप्स नेसेसरी टू अचीव द प्लान। देन उसके बाद स्टूडेंट को यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो भी रहता है उसके एंड प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम एंड हो रहा है उसको एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हो पाया कि नहीं हो पाया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं, सवाल स्क्रीन के ऊपर है। गैगने से सवाल पूछा गया है, हो सकता है कि सवाल डायरेक्टली गैगने से आपसे ना पूछा जाए, बट घुमा फिरा करके सवाल आपसे पूछ सकता है, तो इसका जवाब मैं नेक्स्ट सीरीज में दूंगी। कह रहे कि द एक्सटर्नल कंडीशन दैट आर मेंशन्ड इन गैगनेस मॉडल डील विद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, assessment outcome, stimuli present to the learner, feedback and implementation। इसके लिए आपको गैगने और मॉडल के बारे में पता होना चाहिए कि ये दरअसल है क्या। कंडीशंस ऑफ लर्निंग के बारे में इन्होंने बात की है, कहते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लर्निंग के टाइम में प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर, रूल लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग, वर्बल लर्निंग, चेनिंग, स्टिमुलस और सिग्नल लर्निंग। यानी अगर मैं इसको देखूं, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो 8 स्टेजेस में लर्निंग को डिफाइन किया है, तो आपको बताना है कि इसमें से
गैगने के मॉडल में जिन बाहरी स्थितियों का उल्लेख किया गया है से निपटें, उसमें से एक कौन सी है ना? ये मैंने आपको समझा भी दिया है कुछ, बाकी डिटेल डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी यहाँ पर बीट द कंपटीशन टेलीग्राम चैनल का ग्रुप दिया, सॉरी चैनल का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ से आप EMRS की DSSB की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो छोड़े जा रही हूँ आपको मैं यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। देखिए मैं फिर से बता दूँ, ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल यहाँ से आएंगे, जितना अच्छे से आप पढ़ लेंगे उतना आपका यहाँ पर भला होने वाला और नंबर आपके नहीं जाएंगे। ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है, तो रिस्क आपको नहीं लेना है। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ मज़ेदार कंटेंट के साथ। मैंने पूरी कोशिश की है कि यहाँ पर एक एक क्वेश्चन, एक एक स्टेप डेफिनेशन को समझाने की, ताकि आप किसी भी सवाल से लैक ना करें। आप ट्रेंड ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए बैठने जा रहे हैं EMRS में और DSSB में भी, तो ध्यान रखिएगा कि सवालों का लेवल स्टैंडर्ड टफ होने वाला है। आपका कंपटीशन एक से नहीं, यहाँ पर लाखों लोगों से होने वाला है। तो जितनी ज़्यादा आप अपनी कुर्सी की पेटियों को जितना बेहतर बांध लेंगे, उतना ज़्यादा तैयारी आपकी बेहतर होने वाली है। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ मज़ेदार कंटेंट के साथ, क्योंकि जितना मज़े से आप पढ़ेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपके यहाँ पर होती रहेगी। तब तक बने रहिए बीट द कॉम्पिटिशन के साथ। डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एवरीवन फॉर अदर नेक्स्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।